अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। ईरान से मुतल्लिक डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर बड़ी ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर फाइनल डील जो है ये हतमी मुआहिदा होने जा रहा है। मगर ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हतमी मुआहिदे से मुतल्लिक जो इशारे आ रहे हैं वो मुस्बत नहीं हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक हफ्ते की इनडायरेक्ट किस्म की डेडलाइन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां सिर्फ एक हफ्ते के लिए रोकी हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर एक हफ्ते में डील फाइनल नहीं होती तो फौजी कार्रवाइयां दोबारा से शुरू हो जाएंगी, एक और जंग जो है वो हम देख रहे होंगे। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डीकोड करने के लिए हम एज ऑलवेज सलीम बुखारी साहब की हेल्प लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुजफ्फराबाद में रॉ से मुंसलिक एक गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। रावला कोर्ट में रिसेंट डेज में किस तरह से रॉ ने अनरेस्ट करवाई और इसके पीछे क्या मकासद थे, इसकी ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हम आज के शो में आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 5 हल्कों से मुतल्लिक नताइज को रोका है और दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ बड़ा अहम सवाल कि पीपल्स पार्टी क्या इत्तेहादियों के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी या फिर मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर। सो लेट्स मूव टुवर्ड सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सायरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा तस्करा किया अपने इब्तिदाइये में भी कि बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर फाइनल डील होने वाली है। जी बुखारी साहब, ईरान की तरफ से एट द सेम टाइम जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अभी कोई मुस्बत इशारे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमने सुना, तो क्या ये तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप ये बयान के 2 दिन में डील होने लगी है, अगले रोज़ हो जाएगी, अगले हफ्ते हो जाएगी, काफ़ी 3-4 महीनों से यही बात चल रही है। तो क्या वाकई अब 2-3 दिन के अंदर फाइनल डील होने वाली है या पसे पर्दा कुछ और गेम? देखिए, जितने बयान हमने ये जो सुना है और जो अदरवाइज बयान आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से, ही सीम्स टू बी इन ए हरी। उसको बहुत जल्दी है मुआहिदा करने की। हाँ जी। और उसकी बुनियादी वजूहात हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं, उसमें कुछ इजाफा हुआ है, वो भी इसका भी जिक्र करते हैं। असल बात यह है कि ही इज़ डेस्परेटली लुकिंग फॉर ए सेफ एग्जिट एंड फेस सेविंग। ये 2 इस्तिलाहात हमने यहाँ वाफर मकदार में इस्तेमाल किए हैं। ये बात आज आईने की तरह से उसके सामने बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसके ऊपर 3 तरह के मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं। एक प्रेशर उसका फ्रॉम विद इन है। आवाम की राय आपसे छुपी हुई नहीं, किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सिस्टम के अंदर उसकी किस तरह से मुखालफत हो रही है, क्या बैंड बज रही है, चाहे वो रोबियो है, चाहे वो पीट हेग्जेट है, उनकी जो मुंतखब ईवान है उनके वहाँ क्या गत बनी है वो आपके सामने है। इंटरनेशनली वो आइसोलेशन का शिकार है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो ये है कि एक भरपूर जंग मुसल्लत करने के बावजूद ना वो ईरान को हरा सका है, ना वो ये जंग जीत सका है। ये हार्श रियलिटी ट्रंप को वाज़े दिखाई दे रही है। उसको ये भी पता चल रहा है कि अगर मैंने दोबारा एडवेंचर किया तो पहले से ज़्यादा हजीमत का सामना उठाना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? पहले वो आए अपनी फुल एयर फोर्स के साथ और फुल नेवल फोर्स के साथ। पूरी दुनिया में अमेरिका और जितनी भी सुपर पावर्स हैं उनकी नेवल पावर इज़ ए रियल पावर, और वो समझते हैं कि नेवी और फिजाइया ये 2 कुव्वतें अब ऐसी हैं जो कोई भी जंग जो है उसका नतीजा जो है अपनी मर्जी का हासिल कर सकती हैं। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आए, 10 डिस्ट्रॉयर जहाज़ आए, F-35 आए, पता नहीं क्या क्या आया। क्या हशर हुआ उनका कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तारीख के पन्नों पे भी मौजूद है और ये जो वीडियो हम दिखाते हैं उसके ऊपर भी ये सब कुछ मौजूद है। अभी मैं कई मरतबा से कह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है और ये होगा, अमरीकी लीडरशिप को यानी ट्रंप को बताना पड़ेगा कि उसका कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो वो जो 19 में से 11 अड्डों की बैंड बजी है उसका अभी एस्टिमेट्स और उसकी सही सूरत हाल अभी दुनिया के सामने आनी है। ट्रंप नोज सेकंड ऑफ वॉर ऑप्शन नहीं है उसके पास, देयरफॉर वो जल्दी से यहाँ से सिमट के और वापस जाना चाहता है। लेकिन उसके रास्ते में कौन रुकावट है? नेतन्याहू, जो एक बेलगाम घोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको ट्रंप घोड़ा बनने देगा या नहीं देगा, हम उनके बयानात की रोशनी में उसको असेस करने की कोशिश करते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमने ये देखा कि एग्रीमेंट के हवाले से जो मुआहिदा होने जा रहा है, ट्रंप का रवैया एक हफ्ते से ज़्यादा से बहुत पॉजिटिव है। अब हो रही है, कल हो रही है, पीर को हो रही है, मंगल को हो रही है, बुध को हो रही है, देखा ना आपने? हाँ जी। और फिर वो ये दावा भी कर रहे हैं कि हम तो डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यानी ईरानियन लीडरशिप अपनी रिजर्वेशन शो कर रही है, ट्रंप कह रहा नहीं बस डील तो अब हुई लो, ठीक है। तो ये डेस्परेशन क्यों है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान नहीं चाहता कि लिबनान को आप ओवरऑल जंगबंदी के प्रेमिसेस से निकाल के अलहदा कर दें, जो नेतन्याहू की साजिश रही है।
उसने ये एहतमाम करवाया कि लेबनान के साथ बैठ के एक अलग जंगबंदी जो है वो वहाँ, लेकिन ईरान ने 3 मरतबा मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दिया इस इशू के ऊपर कि अगर लेबनान शामिल नहीं है तो वी डोंट वांट टू नो यू हु यू आर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। ये बातें छुपी हुई या पोशीदा नहीं है, ये स्टेटेड पोजीशन है ईरान की, ठीक है जी। तो एक तो ये आप तय कर लें कि अगर लेबनान शामिल नहीं है तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एग्रीमेंट, और नेतन्याहू ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, उसने इस जंग की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी जो है वो लेबनान पर अपने हमले जारी करके रखी, और जब वो बैरूत पहुंचा तो ईरान के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया। उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। फिर जो अशर उन्होंने किया है, ये भी मैंने कहा ना कि वेस्टर्न प्रेस इंतहाई घटिया तरीके से वो सब कुछ छुपा रही है जो नुकसान अमेरिका में, अमेरिका का अड्डों पे और इसराइल में हो रहा है। अगर पूरी कौम ईरान की बंकरों में गई होती 1 महीना 13 दिन के लिए तो आप तूफान मचा देते मगरबी मीडिया वाले, लेकिन वो एक फुटेज मुझे बताएं जो आपने देखी हो। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप की डेस्परेशन है ये कि जल्दी से डील हो, मैं अपना बोरिया बिस्तरा संभालूं और यहाँ से निकल जाऊं। जबकि ट्रंप ने एक बार फिर गलतफहमी जो है, गलत बयानी जो है उससे काम लिया जब वो ये कहता है कि अमेरिका एक ऐसे मुआहदे के हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है जो किसी भी सूरत ईरान को जौहरी प्रोग्राम जारी रखने की इजाज़त नहीं देगा। झूठ है ये। ईरान की लीडरशिप दर्जनों मरतबा ये कह चुकी है कि जो भी मुआहदा होने जा रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसमें जौहरी प्रोग्राम कहीं नहीं है। बल्कि एक तफसील भी उन्होंने फराहम की कि जो इसमें मौजूद है वो ये है कि जब ये मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी, 60 दिन तक ये कायम रहेगी, फिर उसके बाद हम बैठेंगे अमेरिका के साथ जौहरी मामलात के ऊपर बात करने के लिए। लिहाजा वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, उसको अपनी ग्रेस बचानी है, उसको वापस पलट के अपनी कौम को बताने के देखें मैंने तो ये भी किया, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो ये भी किया। वो सब कुछ उसे मिलेगा कि नहीं, वो मुझे इसलिए नहीं लगता कि हम ज़रा थोड़ा सा जो ईरान की लीडरशिप है उसका भी थोड़ा सा अगर हम तज़किरा कर लें तो कोई ख़राबी नहीं है। देखिए, एक तरफ तो ये है कि ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब हो गए। हाँ जी, बिल्कुल, एक और क्रेडिट उन्होंने ले लिया है, लेने की कोशिश की है, लेकिन और ये कशीदगी में कमी 5 इलाकाई रियासतों ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं नेतन्याहू पर दबाव डाल के लेबनान के ऊपर जंग जो है वो ख़त्म कराऊं। उन्होंने ये कन्फेशन किया है कि इसराइल की और अमेरिका की इन हरकत का साथ अब 5 मजीद रियासतें भी नहीं दे रही। ठीक है, ये उनके बयान से ये वाज़े, एक मिनट मैं थोड़ा सा और वजाहत कर दूं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने याहू को वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि ना मैं नई जंग चाहता हूं और ना ही इसके लिए मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा, लेकिन अगर आपने ये जंग जारी रखी तो आप अपने आप को तनहा पाएंगे। बिल्कुल, दैट मीन्स पहली मर्तबा कैटेगोरिकली ट्रंप इज डिसोनिंग नेतन्याहू's एडवेंचर अगेंस्ट लेबनान। बुखारी साहब, आपको लगता है कि वो सिंसियरली ऐसा कर रहे हैं या फिर ये एक स्ट्रैटेजी है गुड कॉप एंड बैड कॉप वाली? देखिए, बात यह है कि मैंने आपको ये कहा कि कंपल्शन ये है, प्रेशर ये है ट्रंप पर कि वो अपनी इज्जत बचा के सुपर पावर की यहाँ से निकल जाए। और ये भी मैंने कहा कि नेतन्याहू उसके रास्ते की रुकावट है। मैंने ये भी कहा कि डेस्परेट है ट्रंप फॉर एन एग्रीमेंट टू बी साइंड। ठीक है जी? साहब, इतना ही मुश्किल है एक सुपर पावर के लिए अपने इतने क्लोज को जो है वो कंट्रोल करना? देखिए, बात यह है, ये कुछ लोग हैं जो आपकी तरह ये कहते हैं कि ये कहीं गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं खेला जा रहा। हाँ। ये कहीं प्रेशर जारी रखने के लिए वारदात तो नहीं हो रही। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, मैंने आपको मिसालें दी हैं। ये मैसेज देना और पब्लिकली देना कि अगर तुमने ये जंग जारी रखी तो यू विल बी स्टैंडिंग ऑल अलोन इन द बैटलफील्ड, अमेरिका विल नॉट बी विद यू। ये छोटी बात नहीं है। ठीक है जी। दूसरी तरफ जनाब, वो ट्रंप की इस धमकी का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। एक इसराइली तर्जमान ने यह दावा किया है कि जो मर्जी हो जाए जी, लेबनान पर जंग तो जारी रहेगी। वज़ीर दिफा कह रहे हैं। वज़ीर दिफा का भी बयान है और उनके तर्जमान का भी बयान है, विच मीन्स वो जैसे जिसका मैंने कहा ऊपर जिक्र किया कि ये बेलगाम घोड़ा होता जा रहा है। नेतन्याहू अपनी खाल से बाहर निकल रहे हैं और उसको वापस लाने का नुस्खा सवाए ट्रंप के पास किसी और के पास नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अगर सूरत हाल जो है ये जारी रही तो ट्रंप विल हैव टू डिसोन। वो एप्स्टीन फाइल का जो जादू था वो मेरे ख्याल से अब सर चढ़ के बोलना बंद हो गया है। दैट इज़ वाई वी आर हेयरिंग व्हाट वी आर हेयरिंग फ्रॉम ट्रंप अगेंस्ट नेतन्याहू। एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान ने वाज़े तौर पे कह दिया है
कि अगर ये लेबनान के ऊपर हमले जारी रहेंगे, हम इस मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है जी। और जैसा मैंने कहा था कि ज़रा ये देख लें कि ईरान की लीडरशिप क्या कह रही है। हाँ जी। वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ईरान की जो लीडरशिप है उसने इंतहाई मोहतात रवैया अपना रखा है और वो ट्रंप की तरह मुआहदा करने की किसी जल्दी में नहीं है। बार बार अक्सर टॉप लीडरशिप जो है वो ये कह चुकी है कि यूएन में ईरानी सफ़ीर जो हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के ज़रिए हतमी मुआहदे के ऊपर हम ख्यालात और आरा का तबादला कर रहे हैं, बट वी आर नो वे नियर द फाइनल एग्रीमेंट। दैट मीन्स ईरान को कोई जल्दी नहीं है। आगे देखिए, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबॉफ कहते हैं कि अमेरिका ना जंगबंदी को मुस्तकिल करने की कोशिश कर रहा है और ना ही मुज़ाकरात का ख़्वाह है। वो ये कहते हैं दिस जेंटलमैन इज नॉट सीरियस इन एनीथिंग। जी, और वो कह रहे हैं कि दिफा के लिए फैसला कुन जवाब देना होगा। तो बुखारी साहब, किस किस्म का फैसला कुन जवाब जो है वो स्पीकर बाकिर कालिबॉफ साहब देखिए, वो ये कह रहे हैं अमेरिका को कन्वे कर रहे हैं और नेतन्याहू को भी कि अगर आप यानी बिहेव नहीं करेंगे, अगर आप अपनी हटदर्मी पे कायम रहेंगे, वी आर प्रिपेयर्ड रेडी टू फाइट। और जैसा मैंने पहले कहा कि अमेरिका अब दूसरा हमला करने की कभी ख्वाहिश भी नहीं करेगा, इसलिए कि जो पहले में नतीजा निकला है ये खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है कि ईरान इज नाउ इन ए बेटर पोजीशन देन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर। इज दैट राइट? जी बिल्कुल, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि हतमी मुआहदे के हवाले से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, हमें मुस्बत इशारे नहीं मिल रहे। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यूरेनियम की अफसूदगी और जौहरी प्रोग्राम के ऊपर बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी। जबकि खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि हमें अमेरिका से मुज़ाकरात की कोई जल्दी नहीं है। मैं कह चुका हूँ पहले कि दे आर नॉट डेस्परेट फॉर ए डील, इट्स ट्रंप हु इज डेस्परेट फॉर ए डील। बिल्कुल ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ साथ एक जो है इनडायरेक्ट डेडलाइन समझती हूँ मैं तो इसे, कि वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए सिर्फ इसराइल जो है और ईरान एग्री हुए हैं कि एक हफ्ते के लिए हम कार्रवाई रोकते हैं, यानी एक हफ्ते के अंदर डील नहीं होगी तो क्या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी? पहली बात तो ये कि दिस इज अगेन अनदर प्रूफ ऑफ हिज डेस्परेशन कि यार हफ्ते वास्ते रोको, मुझे मुआहदा कर लेने दो यार, ये मुआहदा हो जाए तो मेरी जान इससे छूटेगी। अच्छा। देखिए, वंस देयर इज एन एग्रीमेंट, वंस अमेरिका ऑर्डर्स, जिस तरह के उन्होंने पहले अपने जहाज़ों को कह दिया था कि वापसी का रास्ता इख्तियार करें, अगर आबरा हुर्मुज़ खुल जाती है, नाकाबंदी बंद हो जाती है और ट्रंप कहता है अपने फोर्सेस को कि वापस हो जाएं आप, फिर नेतन्याहू का नाचना और ये कंचनी का नाच जो वो नाचता है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि अमेरिका उस वक्त फिर अपनी फौजी और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो उसको पैकअप करके यहाँ से चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अगर अमेरिका चला भी जाता है तो क्या गारंटी है, आपको लगता है कि समन मुआहिदे के अंदर इसराइल को भी काबू किया जाएगा किसी तरीके से, कि ये जो है ये जंग मुस्तकिल तौर पर हर फ्रंट के ऊपर खत्म हो, या फिर इसी तरह से इसराइल और ईरान के दरमियान ये मामला चलता रहेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एंड आई वांट टू रीअसर्ट माय पोजीशन। विदाउट अमेरिकन सपोर्ट नेतन्याहू इज नथिंग, इज एब्सोल्युटली नथिंग। उसके हर एक्शन के पीछे अमेरिकी असला है, उसके हर एक्शन के पीछे ट्रंप की सपोर्ट है, उसके हर एक्शन के पीछे अमेरिकन फाइनेंशियल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट है। इज दैट राइट? वो जरा हटा के तो देखें। हाँ जी। अभी आप देखें, मैंने आपको प्रोग्राम की जो मीटिंग थी उसमें कहा भी था, इशारे क्या मिल रहे हैं। हाँ। कल ऐलान किया था इजराइल ने कि हम रफा और उसके साथ मुंसलिक दूसरी राजधानियां खोल रहे हैं। क्यों जी, क्या ख्वाब आ गया कोई? तो प्रेशर उधर भी है, ऐसा नहीं है। अगर वो राजधानी खुलती है तो गजा फिर काबू से बाहर होगा, इसलिए कि लोगों को फ्रीली आने जाने की इजाजत मिल जाएगी, लोगों के इलाज होंगे, फूड आएगी, सप्लाईज आएंगी। हाँ जी। तो सूरत हाल जो है, मेरे ख्याल से मैं इसको इस तरीके से समअप करना चाहूँ कि ट्रंप जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है और नेतन्याहू इसलिए जंग जारी रखना नहीं चाहता कि वो बहुत ताकतवर है। प्लीज लेट मी मेक इट क्लियर, उसकी जिंदगी मौत का, उसके सियासी कैरियर का ताल्लुक जुड़ा हुआ है जंग से। बिल्कुल। द डे वॉर इज ओवर, द डे ही फेसेस द कोर्ट। बिल्कुल। बुखारी साहब, जेडी वैंस साहब जिनको इन मुज़ाकरात के लिए ईरान बड़ा ट्रस्ट करता है, वो आज बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से, डील के हवाले से काफ़ी ऑप्टिमिज्म का मुजाहिरा भी कर रहे हैं। जी बुखारी साहब, देखिए, ही इज नॉट स्पीकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज स्पीकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ वीकनेस। क्यों?
वो कह रहा है कि देखो यार मुआहदा कर लो, अल्टीमेट मुआहदा कर लो जल्दी से, वरना फिर ना कहीं हमें जंग लड़नी पड़ जाए। ये धमकी नहीं है, ये आर्गूमेंट सेक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर मुआहदा हो जाता है तो ये अमरीकी अवाम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दैट इज़ द मैसेज दैट ही वांट्स टू गिव, कि हमें मुआहदा करना पड़ रहा है, मुआहदे के अलावा कोई चारा नहीं है। अपनी कौम को पैगाम दे रहे हैं कि अगर ये मुआहदा हो जाए तो टेक इट इन गुड स्पिरिट। जी, दैट्स व्हाट आई गैदर। ठीक है। बुखारी साहब, लेबनीज प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि इसराइल के साथ बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, जंग को फॉरएवर सेटल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम लेबनान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने उनका साथ दिया तो वही करेंगे जो कल किया। देखें, पहली बात तो ये है कि लेबनान का जो प्रेसिडेंट है ना, टू मी ही इज़ ए डमी। इसलिए कि अगर हिजबुल्लाह वहाँ ना हो तो ये लेबनान वॉक ओवर है फॉर इजराइल। जी, और ये बात सारी दुनिया जानती है, ये बात अमेरिका भी जानता है। लेबनान इज इंडिपेंडेंट एंड लेबनान इज एग्जिस्टिंग जस्ट बिकॉज हिजबुल्लाह इज देयर, जो इसराइल को रोके हुए है। वरना ये तो अपने वो अखंड भारत की तरह से अपना ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में सीरिया और लेबनान को तो और जॉर्डन को तो अब तक खत्म कर चुके उससे। सिर्फ एक मुल्क था जिसने रेजिस्टेंस की थी 1967 में, दैट वाज इजिप्ट। थोड़ी बहुत, वो भी वैसे तो भाग गए थे, वो भी यानी मिसाइल लगे हुए हैं, फिट हुए हुए हैं, बटन दबाना था, बटन भी नहीं दबाया, बगैर बटन दबाए भाग गए वहाँ से। पूरा डेजर्ट सनाए जो कई सैकड़ों किलोमीटर पर है, वो उनको दे के भाग गए थे वहाँ से। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि एग्रीमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है। ट्रंप विल अल्टीमेटली बी वल्नरेबल टू एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इस हफ्ते नहीं तो हफ्ते के आखिर तक होने जा रहा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। वॉर इज नो ऑप्शन। ठीक है बुखारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक आखिरी बात जिसका तस्करा अगर ना करेंगे तो ज्यादती होगी। जिस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं, अभी लेबनान के जो हैं फौज के सरबरा, उनका फील्ड मार्शल से मिलना इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या सिग्निफाई करता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद लेबनान वुड लाइक कि उसकी आर्म्ड फोर्सेस बाकायदा ट्रेंड फोर्स के तौर पर अपने मुल्क का दिफा करने की पोजीशन में हों। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ लेबनान के साथ ये एग्रीमेंट नहीं करने जा रहा। जितने अरब मुल्क हैं, द मेजॉरिटी ऑफ दम, उनके सारे कैडेट जो हैं वो रिसालपुर अकेडमी में और PMA अकेडमी के अंदर ट्रेन होते हैं, यहीं से उनकी तरबियत होती है। इसलिए पाकिस्तान इज़ recognized to be a skilled armed forces, जहां अपनी तरबियत के लिए लोगों को भेजा जाता है। मोर ओवर सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, इट्स ए लाउडर मैसेज टू द होल वर्ल्ड, हियर वी आर द डिफेंडर ऑफ दोज कंट्रीज हु वांट टू डिफेंड देमसेल्फ। तो मेरे ख्याल से लेबनान की आर्मी चीफ का यहाँ आना पाकिस्तान में, लेबनान के प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट, ये सब कुछ मिला के अगर आप देखें तो लेबनान भी अब चाह रहा है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को खुद से डिफेंड कर सके। बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन किस तरफ जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए क्यों डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान डील जो है उसका आखिरी हदफ हासिल होने के करीब है। सो फिंगर्स आर क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे जो रॉ का एक ग्रुप पकड़ा गया है उसके ऊपर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, बड़ा मज़ा आ रहा था ब्रेक में आपके उर्दू के हवाले से जो नॉलेज है उससे इस्तेफादा हो रहा था, लेकिन मजबूरी है कि ब्रेक से वापस आना पड़ता है और हालात हाजरा पर बात करनी पड़ती है। तो बुखारी साहब, खबर ये है कि मुजफ्फराबाद में रॉ से मुंसलिक एक गिरोह जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन से हमारे भारत के अंदर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी तो बात अलग, यहाँ पर भी कुछ ऐसे वीलॉग्स मैंने देखे हैं जिनके अंदर रावला कोर्ट में जो अनरेस्ट हो रही थी, आज़ाद कश्मीर में जो अनरेस्ट हो रही थी, उस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब शवाहिद मिल चुके हैं कि रॉ ये इस अनरेस्ट के पीछे बुनियादी तौर पर है। क्या किस तरह से देखते हैं सारी सिचुएशन को आप? देखिए, आगाज में जब पाकिस्तान ने ये कहना शुरू किया था कि फितनल खवारिज अफगानिस्तान के हवाले से, फितनल हिंदुस्तान के हवाले से, तो लोगों को ये आसानी से बात समझ में नहीं आती थी। ख्याल ये था कि शायद ये भी हमारा काउंटर प्रोपेगेंडा है। मगर लेटेस्ट इवेंट्स ने ये साबित कर दिया है कि ये दोनों ही कुव्वतें जो हैं, इनको भारत का वो अजीत डोवल जो है, वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था किसी वक्त, वो बैठ के एक सेल से चला रहा है। एक से ज़्यादा एविडेंस हम दुनिया भर को मुहैया कर चुके हैं कि देखिए ये TTP की स्पॉन्सरशिप भारत कर रहा है जी। ये जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ये अब जो एक्शन कमेटी है इसके हवाले से ख़ास तौर से मुझे बात करनी, इसलिए मैं बात को फैला नहीं रहा हूँ। देखिए, इस गिरोह का पकड़ा जाना इस बात का बैन सबूत है
कि एक्शन कमेटी जो है, कश्मीर एक्शन कमेटी, वो पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में खूनरेजी करने की ख्वाह थी और उसने इसकी कोशिश की जब पाकिस्तान का सफारती सतह पे और आलमी सतह के ऊपर वकार जो है वो आसमान की बुलंदियों में है। इसलिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा करके ये तासुर देना कि पाकिस्तान जो है वो तो वहाँ तो दहशतगर्दी होती है, वहाँ तो दहशतगर्द जो है वो मतलब है मंडलाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ये कोशिश जो है। और दूसरा इसकी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कश्मीर जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं उसको ब्लीड कराया जाए, जिस तरह इन्होंने पिछले साल किया था। पिछले साल के वाक़यात पर अगर उस वक्त एक्शन लिया गया होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। उस वक्त भी आपको पता है कि लॉ एनफोर्सर्स के साथ क्या सलूक किया था, उनको शहीद तो किया ही किया, लेकिन उनकी लाशों के साथ क्या खिलवाड़ किया गया था, यही कुछ इस दफ़ा भी किया गया है। लिहाजा ये बात तो तय हो गई है कि एक्शन कमेटी का मकसद कश्मीर में अमन नहीं है, ना ही इलेक्शन प्रोसेस को ढंग से होने देना है, बल्कि वहाँ तकरीब कारी करनी है ताकि उनके जो भारतीय आका हैं वो खुश हो सकें। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त इनकी सरकोबी कर दी गई होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस दफ़ा स्टेट ने फैसला किया है, रियासत ने, कि अपनी रिट कायम करनी है। सबसे पहला इकदाम ये हुआ कि उनको कालअदम करार दिया गया जी। उनको कालअदम करार देने की बेपनाह जस्टिफिकेशंस मौजूद हैं। उसके बाद हुकूमत ने उनसे ये कहा कि जब आखिरी दफ़ा हमारे मुज़ाकरात हुए थे पिछली दफ़ा के उस हंगामों के बाद 38 पॉइंट पर इत्तफाक हुआ था, जिसमें से 35 पर अमल दरामद कर दिया गया है। हाँ जी। सिर्फ 3 शिकें ऐसी रह गई हैं जो बहुत मुतजाद और मुतनाज़े हैं। मिसाल के तौर पे 12 सीटें जो हैं कश्मीरी मुहाजिरीन की जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में रहते हैं, क्यों ख़त्म कर दिया जाए उनको इनकी ख्वाहिश पर? क्योंकि वो तो आइन में मौजूद हैं, वो किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत नहीं है, वो आइन का हिस्सा है। लिहाजा रेफरेंस भेजा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया कि यस, इनको ना कालअदम करार दिया जा सकता है, ना इनको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ख़त्म किया जा सकता है। तो सूरत हाल जो है ठीक है बुखारी साहब, फॉर द व्यूअर्स मेरा ख्याल है कि हम सुनवा देते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी शवाहिद जो है वो दिखा देते हैं। वो जो खौफनाक बात जो टेप पकड़ी गई है, जो लीक हुई है, जो कॉल जो है, उसके बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल। तो कालअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक मरकजी रहनुमा है शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान, उनकी एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, वो जरा सुनिए। अच्छा, शार्ट ये है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸੋਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ था, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव हैं, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होती, मैं तुम खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कुछ नहीं कर सकता। तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख ले कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है, उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है। ना राती आई है ना राती फिरने रहे ना हमारे पर तकरीबन 10 ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो उधर की रखी करो कि उधर कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े हैं, किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। सर देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं यही कह रहा ना कि ये डिपेंड किस ऊपर करता है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तुम मेरी? सर मैं भी यही तुहानू कह रहा ना कि तुसा आज रावलाकोट देखो, रावलाकोट मैच लगसी तो अगली गल बन सी, अगर रावलाकोट मैच नहीं लगता असं कुछ भी नहीं कर सकते। जी बुखारी अब आप मुझे बताइए, इसके बाद किसी मजीद सबूत की जरूरत रह जाती है? वाकई किस तरीके से दहशतगर्दी की बाकायदा प्लानिंग की जा रही है, और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप ये देखिए, जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके रुकन थे सैयद फैसल गिलानी साहब, उन्होंने इस तारीख से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। यानी लोग अब वहाँ उनके साथ जो मुंसलिक थे वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये यहाँ पर सवाए खूनरेजी के, दहशतगर्दी फैलाने के इनका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो उसको डिसोन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो वहाँ की हुकूमती मशीनरी है, दैट इज़ इन एक्शन। मेरा नहीं ख्याल कि इनको उस तरह का शो करने की अब इजाज़त दी जाएगी, और इसी वजह से हमारे जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी कहा है, वार्निंग दी है, हाँ जी, कि हम ये सब कुछ सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए आमादा नहीं है। अगर ये जारी रहा तो इनके खिलाफ चुन चुन के एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल बुखारी साहब, भारत एक तरफ तो अपनी प्रॉक्सी टीटीपी और बीएलए के थ्रू पाकिस्तान को ब्लीड करवाता है, एक तरफ हमारे पास ही मुजफ्फराबाद में रॉ का ग्रुप पकड़ा जाता है। तो क्या लास्ट ईयर जो जंग में उनको हजीमत हुई है उसको छुपाने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? नहीं, उसका बदला लेने के लिए, यूज द राइट टर्म। यस,
भारतीय लीडरशिप ने ये रियलाइज कर लिया है कि हम जंग में नहीं जीत सकते पाकिस्तान से, लिहाजा दहशतगर्दी के जरिए उनको ब्लीड कराया जाए। वो सरमाया लगा रहे हैं इसके ऊपर, वो असला फराहम कर रहे हैं, वो वसाइल फराहम कर रहे हैं उनको। टीटीपी पनप रही है, बीएलए पनप रही है, और अब ये जो रा का ग्रुप पकड़ा गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये सारा कुछ, इसको अगर आप सम टोटल इसका निकालें तो दुनिया के 5 बड़े कैपिटल पर हम अपने डॉसियर्स भेज चुके हैं। यूनाइटेड नेशन और दीगर कंसर्न एजेंसीज में वो डॉसियर्स जा चुके हैं कि ये प्रैक्टिकल सबूत हैं हिंदुस्तान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के, विच आर अनडिनाएबल। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, मैं समझती हूँ कि दिस इज द हाई टाइम। एक चीज जिसका तस्करा और बाकी रह गया, वो ये कि हिंदुस्तान की तरह से ही हिंदुस्तान का गौदी मीडिया जो है, जिस किस्म की घटिया हरकत पर तुला हुआ है, जिस तरह के प्रोपोगंडा किया जा रहा है एक्शन कमेटी के हक में, जिस तरह उन्होंने पहले, आपको याद होगा जब पहलगाम हुआ था तब भी यही प्रोपोगंडा किया था, जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ था यहाँ किसी को खबर नहीं थी, वहां वीडियो चल रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि मीडिया भी हुकूमत के साथ मिलके पाकिस्तान को ब्लीड और बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि किस तरह से बीएलए और बाकी टीटीपी के नुमाइंदों को बिठाकर भारतीय मीडिया पर इंटरव्यूज करवाए जाते हैं। तो ये बात अब पूरी दुनिया के सामने है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक से वापस आकर जीबी इलेक्शंस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं, ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी लीड में है। क्या सिनेरियो बनता देख रहे हैं, हुकूमत पीपल्स पार्टी किस तरह से बनाएगी? दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि मरकज़ में भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है अलाई है, वहाँ भी शायद एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन। लेकिन वो जो चंद साहब हैं पीपल्स पार्टी के लीडर, उन्होंने, नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने एक नई दरफूतनी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि जी हम तो एंगेज करेंगे जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स मुंतखब हुए हैं, एंड 7 ऑफ देम। लेकिन ये बात वो समझते हैं कि शायद दुनिया को नहीं पता कि वो सारे के सारे पीटीआई के हैं। लेकिन एक ये बात भी अंदर से निकल रही है बाहर के, उनको शामिल करा के हुकूमत में सबको वजारतें दे के पीटीआई को एब्सोल्युटली टेम किया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। इसका फैसला होगा जब बिलावल भुट्टो जाएंगे दौरे के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद ये इंडिपेंडेंट वाली बात जो है ये पाया तकमील को ना पहुँचे, और बिल आखिर वहाँ पर उसी पैटर्न पर जिस पर पीडीएम बनी थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग वहाँ हुकूमत बनाएंगी। गवर्नर नून लीग का होगा, प्राइम मिनिस्टर उनका। बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब, आपकी प्रेडिक्शन पहले भी दुरुस्त साबित हुई थी इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से, तो ये भी होपफुली दुरुस्त ही साबित होगी। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, कल मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।